नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सत्ता में पहले सत्ता की वर्कशॉप में उन सनातन विरोधियों की मरम्मत जिनकी जुबान से हिंदू धर्म के लिए जहरीले बयान निकले हैं। हालांकि कांग्रेस ने इन बयानों से किनारा कर लिया है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि विपक्ष का एजेंडा हिंदू विरोधी है। फिर हम आपको भारत आ रहे जो बाइडेन की ऐसी सुरक्षा दिखाएंगे जो किसी किले के जैसी है। इसमें बीस्ट कार है, एयरफोर्स 1 एयरक्राफ्ट है और चीते की तरह फुर्तीले सीक्रेट एजेंट हैं। इस खबर पर भी हमने सत्ता की एक दिलचस्प कुंजी तैयार की है। फिर जिनपिंग की बात भी करेंगे जो इंडोनेशिया में पीएम मोदी की बातों को सुनकर बौखलाए हुए हैं। कैसे पीएम मोदी की मौजूदगी में चीन को घेरने का प्लान बना, इसे आज जरूर देखिएगा। वैसे एक बड़ी खबर यह भी आई है कि इंडोनेशिया से वापस आते ही प्रधानमंत्री मोदी G20 सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे और मंत्रियों के साथ अहम बैठक भी होगी। आज श्रीनगर के लाल चौक से भी एक ऐसी तस्वीर आई है जो पाकिस्तान और वहां बैठे आतंकवादियों को बहुत चुभेगी। लाल चौक पर जन्माष्टमी का उत्सव मनाया गया। इस पर भी एक वीडियो रील है जिसे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। भारत के पहले सोलर मिशन पर गए आदित्य L1 ने आज पहली सेल्फी भी भेजी है जिसमें पृथ्वी और चंद्रमा साथ नजर आ रहे हैं। इस खूबसूरत नजारे का वीडियो इसरो ने शेयर भी किया है। यूपीआई का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। अब यूपीआई में वॉइस कमांड का विकल्प भी जोड़ दिया गया है। सरकार को उम्मीद है कि इस फीचर से यूपीआई के ट्रांजैक्शन में और तेजी आएगी। तो कुछ लोगों में आजकल सनातन धर्म का अपमान करने, सनातन धर्म के बारे में आपत्तिजनक बातें करने, हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने और उनकी भावनाओं को भड़काने की नई लत लग गई है। दिन रात सोते जागते ये लोग सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म को मिटाने का सपना देख रहे हैं। सत्ता की शुरुआत आज ऐसे ही कुछ सनातन विरोधी चेहरों से करते हैं जिनके सपनों पर हथौड़ा चलाना बेहद जरूरी है। इनके पुराने हो चुके विचारों की ग्रीसिंग जरूरी है और अगर हमें लगा तो इनके विचारों के ढीले पड़ चुके नट को भी हम टाइट करेंगे। इस सब के लिए हम सत्ता की वर्कशॉप में आपको लेकर चलते हैं और ये इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से 4 से 5 दिन हो चुके हैं, एक के बाद एक सनातन विरोधी बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन आज जो बयान निकल करके सामने आया, जिस तरीके से सनातन धर्म की तुलना की गई, वो अपने आप में बहुत शर्मनाक है। तो आज इसके लिए सत्ता की वर्कशॉप में आना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जैसा कि हम आपको लगातार बताते हैं कि सत्ता की वर्कशॉप में हमारे पास तमाम तरीके की चीज़, एक ये पेचकस है, ज़रूरत पड़ने पर इस चाबी का भी इंतज़ाम है हमारे पास में, और अगर वैचारिक मरम्मत बहुत ज़्यादा बड़ी है तो ये बड़ी वाली चाबी भी हमारे पास है। आज की जो मरम्मत है उसमें वाकई बड़ी चाबी की ज़रूरत है, लेकिन फिर मैं आपको बता दूं कि ये सब प्रतीक के तौर पर है। असल में ये जो बड़ी चाबी है वो हमारे बड़े विचार, बड़े तर्क और बड़े शब्द होंगे जिनके ज़रिए हम उन लोगों की वैचारिक मरम्मत करेंगे जो कि अलग अलग तरीके से देश को या समाज को बांटने का काम करते हैं। तो पहले सनातन विरोधियों का हम चेहरा देख लेते हैं, जिसमें इस हफ्ते के पहले सनातन विरोधी हैं ए राजा। ये डीएमके के सांसद हैं। इन्होंने सनातन धर्म को एड्स जैसा बताया है। दूसरे नंबर पर हैं जगदानंद सिंह। ये लालू यादव की पार्टी आरजेडी के बिहार के अध्यक्ष हैं। इन्होंने कहा कि तिलकधारियों के कारण देश गुलाम हुआ था। पिछले हफ्ते उदयनिधि स्टालिन का सनातन विरोधी चेहरा भी कुख्यात हुआ था। हम इनको सत्ता की वर्कशॉप में लेकर गए थे। अभी इनके विचारों में थोड़ा बदलाव आ गया है, उसकी भी बात करेंगे, बताएंगे कि वर्कशॉप का नतीजा क्या रहा। लेकिन आज सबसे ज्यादा रिपेयर वर्क की जरूरत ए राजा के विचारों की है। उनके विचारों में इतने अनैतिक डेंट लगे हुए हैं कि तुरंत ही काम शुरू करना होगा। तो अब देर नहीं करते हैं, सत्ता की वर्कशॉप में इन्हें ले चलते हैं। वैसे गाड़ी की वर्कशॉप में जब आप जाते हैं और कोई डेंट होता है तो अमूमन इस हथौड़े की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हम फिर कह रहे हैं कि हम यहाँ वैचारिक मरम्मत करने आए हैं, इसलिए अपने शब्दों को हथौड़े की तरीके से इस्तेमाल करेंगे और वहीं पर उस डेंट को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। ए राजा डीएम के सांसद हैं। यही सांसद वही हैं ये जिन पर 2010 में 2G घोटाले का आरोप लगा था। ये जेल गए और बाद में बरी भी हो गए। आखिरी बार घोटाले को लेकर ये चर्चा में आए थे, अब फिर से चर्चा में है। इस बार इन्होंने सनातन धर्म पर आपत्तिजनक बातें कही हैं। सनातन धर्म की तुलना HIV संक्रमण और एड्स की बीमारी से की है। ए राजा ने कहा कि सनातन पर उदयनिधि का रुख नरम था,
दरअसल सनातन धर्म की तुलना सामाजिक कलंक वाली बीमारियों से की जानी चाहिए। एक बार इनका पूरा बयान सुनते हैं, फिर वैचारिक मरम्मत का पुनीत कार्य आगे बढ़ाएंगे। ஆனால் எனக்கு என்ன விந்தையாக இருக்கிறது என்றால் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் மென்மையாகத்தான் சொன்னார், மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று. மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்ல, அது ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது. அருவருவாக பார்க்கிற ஒரு சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்தில் தொழுநோய் இருந்தது, இப்ப HIV இருந்தது. எங்களை பொறுத்தவரை HIV தொழுநோயை போல HIV போல சமூக அவலம் நிறைந்த ஒரு நோயாகத்தான் நம்ம பார்க்கிறோம்। तो सुना आपने कैसे राजा अपने नेता उदयनिधि स्टालिन से एक कदम आगे जाना चाहते हैं। उदयनिधि ने कहा था कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया की तरह है, तो ये राजा कह रहे हैं कि सनातन धर्म HIV से ज्यादा घातक है। दरअसल ये एक तरीके की होड़ है जिसमें कुछ वोटों के लिए देश की 80% आबादी और 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान किया जा रहा है। डीएमके को लगता है कि वो बहुसंख्यक हिंदुओं के लिए अपमान शब्द कह के उनका अपमान करके तमिलनाडु में अच्छे खासे वोट हासिल कर लेंगे। इसलिए पहले खुद उदयनिधि स्टालिन ने, फिर ए राजा ने सनातन धर्म पर ऐसी बातें की, लेकिन हम उनको ये समझाना चाहते हैं कि उनका यह विचार अशुभ है। जिस तरह से एक वक्त के बाद गाड़ी में इंजन ऑयल बदलने की जरूरत होती है, ए राजा को भी अपने विचारों में बदलाव की जरूरत है, नहीं तो उनका राजनीतिक इंजन खराब भी हो सकता है। हो सकता है कि अगले चुनाव में उन्हें कुछ वोट मिल जाएं, वो जीत भी जाएं, लेकिन लंबे समय के लिए उनकी ये विभाजनकारी सोच और राजनीति नहीं चलने वाली है। इसलिए उन्हें किसी भी धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए। वैसे भी जिस तमिलनाडु में सनातन धर्म का अपमान वो कर रहे हैं, उसे मंदिरों की भूमि कहा जाता है। तमिलनाडु में 40,000 से अधिक हिंदू मंदिर हैं। इसमें कई बड़े मंदिर तो कम से कम 800 साल पुराने हैं। तमिलनाडु को मंदिरों की भूमि कहा जाता है। खुद डीएमके के प्रमुख एमके स्टालिन की पत्नी और उदयनिधि की मां दुर्गा स्टालिन अध्यात्म से जुड़ी हुई हैं। हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी। मंदिर में पूजा पाठ और वो दान करना बिल्कुल भी भूलती नहीं है। इसलिए राजा को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। अब दूसरे सनातन विरोधी चेहरे की बात करते हैं। जगदानंद सिंह आरजेडी के बिहार अध्यक्ष हैं। इनकी नाराजगी तिलक लगाने वालों से है। बयान ऐसा दिया कि मानो सनातन अपमान प्रतियोगिता में ये हिस्सा ले रहे हैं। इनका दावा है कि तिलक लगाकर घूमने वालों ने भारत को गुलाम बनाया है। एक बार इन्हें भी संयम के साथ सुन लीजिए। पूछो लोगों से कि भारत गुलाम किसके समय में हुआ, किनके समय में भारत गुलाम हुआ? क्या गरीबों का उस समय कोई गरीबों को पूछने वाला था? क्या उस समय कोई था? क्या उस समय लालू प्रसाद जी थे? बंद अब टीका लगा के घूमने वाले ने भारत को गुलाम बनवाया था। और फिर कैसे भारत गुलाम हो जाए का प्रयास कर रहा है बर्बादी कर रहा है। जगदानंद सिंह काफी वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से वो हिंदू धर्म और हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस पर सीरियल अटैक कर रहे हैं। उनके विचारों को कसने की जरूरत है। और जब हम विचारों को कसने की बात करते हैं तो हमें हमारे वर्कशॉप का ये पेचकस याद आ जाता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ये पेचकस असल में प्रतीक के तौर पर है। जिस पेचकस के जरिए हम इन विचारों को कसेंगे वो वैचारिक पेचकस है, जिसमें शब्द हैं, तर्क है, विचार हैं। तो अगर जगदानंद सिंह सही में ये मानते हैं कि तिलक लगाने वालों के कारण देश गुलाम हुआ, तिलकधारियों से जगदानंद सिंह को इतनी समस्या है, तो सबसे पहले लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी को मंदिर में जाकर पूजा करने और तिलक लगाने से रोकें। सोचिए, लालू यादव मंदिर में जाकर तिलक लगवाते हैं और उनके नेता तिलकधारियों पर कुछ भी बोलते हैं। कम से कम लालू यादव का अपमान उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वैसे तिलक लगाने और मंदिरों में पूजा पाठ में लालू यादव ही नहीं, उनके पुत्र और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी कम नहीं है। यह मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर की तस्वीर है, जहां तेजस्वी यादव हाथ जोड़कर तिलक लगवा रहे हैं। कितनी विडंबना है। वैसे तेजस्वी यादव को जगदानंद सिंह के साथ बैठकर एक बार तिलक पर चर्चा जरूर कर लेनी चाहिए। जगदानंद सिंह ने बयान देने के लिए तो बोल दिया कि तिलकधारियों के कारण देश गुलाम हुआ, लेकिन उनके पास इसके लिए कोई तथ्य नहीं है। ये बात उन्हें भी पता है। इसलिए जब हमने उनसे दोबारा पूछा कि आपने ऐसा क्यों बोला, तो जवाब था वो अपने लोगों से बात कर रहे थे, इसलिए ऐसा बोल दिया। सवाल है तो हम अपने साथियों से बात कर रहे हैं, तो उसमें किसी को क्या एतराज है? बीजेपी अब इस पर सवाल खड़ा कर रही है। कैसे आप इस तरह का बात बोल सकते हैं? सवाल खड़ा करने दीजिए।
वैसे इस पूरे मामले में कांग्रेस को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल जब से नया इंडिया गठबंधन बना है तो उसका हर सहयोगी दल अपने अपने राज्यों की राजनीति के हिसाब से बयान दे देता है, लेकिन बीजेपी हमला कांग्रेस पर करती है। पूछा कांग्रेस से जाता है सनातन धर्म का अपमान क्यों? कांग्रेस के लिए बचाव करना मुश्किल हो जाता है। इस बार भी ऐसे ही हुआ। ए राजा और जगदानंद सिंह के बयान पर बीजेपी ने हमला कर दिया और कांग्रेस की मुसीबत बढ़ गई। कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के कई दल स्टालिन और ए राजा के बयान से दूरी बना रहे हैं, उनसे ऐसे बयान ना देने की अपील कर रहे हैं। अब टीका लगा के घूमने वाले ने भारत को गुलाम बनवाया था। तुमने இருந்தது இப்ப HIV இருந்தது எங்களை பொறுத்தவரை HIV தொழுநோயை போல HIV போல சமூக அவலம் நிறைந்த ஒரு நோயாகத்தான் நம்ம பார்க்கிறோம்। सोनिया गांधी जी भाजपा की ओर से ये फिर मैं सवाल पूछ रहा हूं, मुंबई में क्या फैसला किया था आप लोगों ने कि क्या हिंदू आस्था, हिंदू विश्वास, हिंदू चिंतन के खिलाफ इस तरह की शर्मनाक विभत्स टिप्पणी की जाएगी? कांग्रेस पार्टी स्पष्ट रूप से कह चुकी है कि हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखने वाली पार्टी हैं, संविधान में विश्वास रखने वाली पार्टी हैं। राहुल गांधी की जुबान चुप है, उद्धव ठाकरे की जुबान चुप है, लालू यादव की जुबान चुप है, नीतीश कुमार की जुबान चुप है, क्योंकि ये लोग डायरेक्टर हैं बोलबाने में। प्रतीक और मुहावरों के पक्ष में, उनके उपमा के पक्ष में कभी नहीं रहे हम लोग, लेकिन हर धर्म के अंदर अगर विसंगति है तो क्या उस पर संविधान के दायरे में चर्चा ना हो? INDA के मुंबई अधिवेशन के बाद, उनके बैठक के बाद ये सोची समझी रणनीति है, लेकिन ये टिप्पणियां बौखलाहट। उनका बयान का कोई समर्थन नहीं करेगा। इस प्रकार के जो बयान है उससे बचना चाहिए। हम इंडिया के घटक दल है सब, ये आपकी राय हो सकती है, लेकिन इस देश में लगभग 90 करोड़ हिंदू रहते हैं, उनकी आस्था है। हम भी सनातन धर्म को मानते हैं और किसी को भी किसी भी धर्म के बारे बोलने से बचना चाहिए। वैसे ए राजा और जगदानंद सिंह से पहले हमने सत्ता की वर्कशॉप में 45 नंबर वाले पाने से, बड़ा वाले पानी की हमें जरूरत पड़ी थी, उससे हमने उदयनिधि स्टालिन के विचारों की मरम्मत की थी। इसके बाद अब उनके पिता MK स्टालिन ने उनका बचाव किया है। स्टालिन ने कहा कि उदयनिधि ने नरसंहार की बात नहीं की। उधर खुद उदयनिधि ने उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। वैसे आपको बता दें कि जब भी कोई नेता विवादित बयान देता है और फंस जाता है तो उसके पास बचने का एक अचूक जुबानी हथियार होता है, जिसे वो कह देता है कि उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया गया, तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। गलत मतलब निकाला गया, उनके कहने का ये मतलब नहीं था। वैसे ये शब्द नेताओं के लिए कवच का काम भी करते हैं, लेकिन सत्ता की वर्कशॉप में एक बात हम बिल्कुल क्लियर कर दें, यहां ऐसे बहाने नहीं चलेंगे। हम यहां हर विभाजनकारी विचारधारा की तसल्ली बख्श तरीके से मरम्मत करेंगे। तो कुल मिलाकर सत्ता की वर्कशॉप से आज सनातन धर्म पर सीरियल अटैक करने वालों के लिए 2 मैसेज हैं। पहला मैसेज आपको बता दें, 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं को उकसाने की कोशिश गलत है। दूसरा मैसेज राजनीतिक है। ऐसे बयानों से ध्रुवीकरण होता है। अगर ध्रुवीकरण हुआ तो इंडिया गठबंधन के 2024 वाले सपने टूट सकते हैं। इसलिए तमिलनाडु की कुछ सीटों के लिए DMK को पूरे देश का माहौल खराब नहीं करना चाहिए और जगदानंद सिंह को भी माइक के आसपास 10 मीटर के क्षेत्र में आने से पहले अच्छे से जुबानी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। जो वो बोलने जा रहे हैं उसका परिणाम क्या हो सकता है। तो सत्ता में अगली खबर हम आपको एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीरों के साथ में बताएंगे और दिखाएंगे। अगले 72 घंटे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं और हमारी अगली खबर उन अगले 72 घंटों को लेकर के ही है, क्योंकि अगले 72 घंटे में पूरी दुनिया में कह सकते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर में चेंज हो सकता है। सत्ता में अगली खबर उस वैश्विक महासम्मेलन से जुड़ी है जिसमें बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होने के लिए भारत आ रहे हैं। इनमें से एक चेहरा है सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का। लेकिन बाइडेन के लिए अमेरिका से दिल्ली तक सुरक्षा का ऐसा अभेद्य किला बनाया गया है जितनी सुरक्षा शायद किसी की भी नहीं होगी। आप भी आज इस खबर को देखने के बाद
शायद ये कहेंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा तो अचूक और बहुत खर्चीली है। वैसे तो बाइडेन कल शाम को भारत पहुंच रहे हैं, लेकिन दिल्ली में जिस होटल में वो रुकने वाले हैं, जिन रास्तों से गुजरने वाले हैं और जहां जाने वाले हैं, वहां सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सुरक्षा सिर्फ जमीन से ही नहीं की जा रही है, बल्कि जमीन से लेकर आसमान तक और आसमान से लेकर सैटेलाइट तक निगरानी हो रही है। जमीन में सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स के साथ भारत की सुरक्षा भी अलर्ट मोड में है, जो हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन के जरिए भी बाइडेन की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जितने समय दिल्ली में रहेंगे, पूरे समय एक अमेरिकी सैटेलाइट अंतरिक्ष से उनकी निगरानी करता रहेगा। सबसे पहले हम आपको जो बाइडेन की सुरक्षा पर एक फुल प्रूफ वीडियो रील दिखाते हैं, फिर बाइडेन की उस बीस्ट कार की बात करेंगे जो किसी टैंक से कम नहीं। जो बाइडेन सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा अभूतपूर्व है और ये प्रोटोकॉल अमेरिका के हर राष्ट्रपति के साथ फॉलो होता है। बाइडेन भी जब G20 के लिए दिल्ली में मौजूद रहेंगे तो उनकी सिक्योरिटी जबरदस्त रहेगी। इसमें अमेरिका के सीक्रेट एजेंट्स के साथ में NSG कमांडो और दिल्ली पुलिस के जवानों को भी तैनात किया जाएगा। 3 लेयर वाली इस सुरक्षा में पहली लेयर में अमेरिका के करीब 150 सीक्रेट एजेंट्स मौजूद रहेंगे। दूसरी लेयर की जिम्मेदारी NSG के कमांडोज को सौंपी गई है, जबकि तीसरी लेयर में दिल्ली पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। लेकिन बाइडेन की सुरक्षा में जिस पर हर किसी की नजर होगी वो है बीस्ट कार, जिसमें किसी टैंक वाले गुण हैं। ये कार बाइडेन के आने से पहले ही भारत लाई जा चुकी है और अब जब कल बाइडेन आएंगे तो इसी कार में चलेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति की वो रहस्यमयी कार, जिसे दुनिया की सबसे सुरक्षित कार का दर्जा मिला हुआ है, उसकी वजह भी समझ लीजिए। इस कार पर बम, गोली, ग्रेनेड, शॉटगन, रॉकेट लॉन्चर सब कुछ बेअसर है। इसकी सुरक्षा का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि ये लोहे को गला देने वाले केमिकल अटैक को भी सह सकती है। इस बीस्ट कार में बैठकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सीधे अमेरिका में अपने ऑफिस से जुड़ सकते हैं। अगर किसी वजह से इस कार के टायर फट भी गए तो भी ये फुल स्पीड में चलती रहेगी और इसे कोई नुकसान नहीं होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति की कार दुश्मन को चकमा देने के लिए धुएं के बादल पैदा कर सकती है। इसमें किसी भी लक्ष्य को पलक झपकते ही तबाह करने की ताकत है। एक द बीस्ट कार बनाने की कीमत 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा आती है। इसमें 8000 सीसी का इंजन लगा हुआ है और इस कार के दरवाजे करीब 8 इंच मोटे होते हैं। ये दरवाजे बोइंग 747 विमान के केबिन में इस्तेमाल होने वाले दरवाजों के बराबर भारी होते हैं। इस बीस्ट कार को एक जगह खड़े खड़े 180 डिग्री तक मोड़ा जा सकता है और ये आग की लपटों के बीच से एकदम सुरक्षित निकल सकती है। इसका सीधा सा मतलब है जो बाइडेन की द बीस्ट कार सड़क पर दौड़ता किला है, ऐसा अभेद्य किला जिसमें बैठकर अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया के किसी भी हिस्से में ना सिर्फ सुरक्षित रह सकते हैं बल्कि इसके जरिए दुश्मनों पर हमला भी किया जा सकता है। और अब बात बाइडेन की सुरक्षा के दूसरे और सबसे अहम सिपाही की, जिसे बाइडेन खुद अमेरिका के साथ लेकर आ रहे हैं। अमेरिका से अपने साथ लेकर आ रहे हैं। सिपाही का नाम है एयरफोर्स 1, जिसे फ्लाइंग व्हाइट हाउस भी कहा जाता है। सफेद और नीले रंग के एयरफोर्स 1 पर कैपिटल लेटर्स यानी बड़े अक्षरों में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिखा होता है। यह एयरफोर्स 1 एयरक्राफ्ट 70 मीटर लंबा है, जो 965 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भरता है। इसमें ऑपरेशन थिएटर से लेकर न्यूक्लियर बटन दबाने तक का कंट्रोल मौजूद है। एयरफोर्स 1 दुनिया का सबसे महंगा और 3 मंजिल का विमान है। एयरफोर्स 1 की 1 घंटे की उड़ान का खर्च करीब 56 लाख रुपए आता है। इसकी रेंज अनलिमिटेड है और यह बिना रुके दुनिया में कहीं भी जा सकता है। इसमें एक बार से
53,000 गैलन से ज्यादा फ्यूल भरा जा सकता है और एक बार टैंक फुल होने पर यह पूरी दुनिया का पूरा चक्कर लगा सकता है। एयरफोर्स वन में सबसे एडवांस सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम भी लगा हुआ है, यानी किसी भी तरीके के साइबर हमले के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति एयरफोर्स वन में बैठे बैठे अपने अधिकारियों को ऑर्डर दे सकते हैं। इसलिए इसे अमेरिका का प्लान बी भी कहा जाता है। अगर अमेरिका पर हुए न्यूक्लियर हमले में कुछ भी बाकी नहीं बचता, तब भी एयरफोर्स वन का इस्तेमाल मोबाइल कमांड सेंटर के रूप में किया जा सकता है। और अब आपको बताते हैं दिल्ली के जिस होटल में जो बाइडेन रुकने वाले हैं, वहां सुरक्षा के कितने जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जहां भी ठहरते हैं, वहां का सुरक्षा घेरा सीक्रेट सर्विस विंग ही तैयार करती है। अमेरिका के राष्ट्रपति जिस कमरे में ठहरने वाले होते हैं, वहां सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बदल देते हैं। राष्ट्रपति के कमरे में लगे टीवी, फोन और कैमरे हटाकर वो अपने डिवाइस लगा देते हैं। होटल के कमरों की खिड़कियों पर बुलेट प्रूफ शीट लगा दी जाती है और सुरक्षा इस तरीके की होती है कि बाथरूम तक में सीक्रेट एजेंट्स अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ रहते हैं। अब हम जल्दी से आपको यह बता देते हैं कि जो बाइडेन अगले 72 घंटे क्या क्या करने वाले हैं। शुक्रवार शाम 7 बजे बाइडेन के विमान एयरफोर्स वन की दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंडिंग होगी। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह उनको रिसीव करेंगे। एयरपोर्ट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। आते वक्त एयरपोर्ट से होटल मौर्य शेरेटन तक सारे रूट बंद कर दिए जाएंगे। पूरे रूट पर हर 100 से 200 मीटर पर सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी होगी। होटल से कुछ देर बाद जो बाइडेन प्रधानमंत्री आवास जाएंगे और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद बाइडेन वापस अपने होटल लौटेंगे। अगले दिन सुबह 9:30 बजे वो G20 सम्मेलन के लिए भारत मंडपम जाएंगे। G20 के दोनों सेशन में हिस्सा लेंगे और वहां पर फिर से उनकी पीएम मोदी के साथ मुलाकात होगी। 2 दिन के G20 सम्मेलन के बाद रविवार शाम बाइडेन वियतनाम रवाना हो जाएंगे। बाइडेन अगले 72 घंटे में क्या क्या करेंगे? शुक्रवार शाम 7 बजे एयरफोर्स वन की दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंडिंग। एयरपोर्ट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हमने आपको बता दिया ये सब होगा। तो ये तमाम जानकारी हम आपको दे चुके हैं कि 24 घंटे में उनकी सबसे पहले दिन की क्या क्या चीज़ें होंगी और उसके बाद में जब यहाँ सब काम समाप्त होगा उसके बाद वो वियतनाम जाएंगे। अब आपको G20 की सुरक्षा से जुड़ी एक और तस्वीर दिखा देते हैं। दिल्ली में किसी भी संभावित ड्रोन खतरे से निपटने के लिए DRDO ने एक एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार किया है और इसे राजनिक एनक्लेव में तैनात किया गया है। रक्षा अधिकारियों के मुताबिक DRDO और भारतीय सेना के ड्रोन सिस्टम अन्य नागरिक एजेंसियों के साथ हवाई खतरों से निपटने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये उसी डिफेंस सिस्टम की है। और अब एक बार फिर हमें सत्ता की वर्कशॉप में जाना होगा। इस पर धुलाई होगी और धीरे धीरे ग्लोबल विलेन बन रहे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की इस पर हम बातचीत करेंगे। और शी जिनपिंग की बात करना सत्ता की वर्कशॉप में इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि शी जिनपिंग को लग रहा है कि वो चाहे G20 हो या फिर आसियान में हो, जिस तरीके की साजिशें रच रहे हैं उसके ज़रिए वो और ताकतवर होंगे। लेकिन हो उल्टा रहा है, चाहे आसियान देशों का समिट हो या फिर G20, हर जगह जिनपिंग की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। G20 समिट के लिए भारत आने से परहेज करके जिनपिंग ने बता दिया कि भारत के बढ़ते कद को लेकर वो कितने असहज हैं और ईर्ष्या से जल रहे हैं। तो अब बिना देरी किए चलते हैं हम आपको उस वर्कशॉप की तरफ लेकर के। वर्कशॉप में पहुंचने के बाद हम आपको ये बता रहे हैं कि आखिर इस सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ क्यों रही है। जिनपिंग की नीति और नीयत की वैचारिक मरम्मत अब हम तसल्ली बख्श तरीके से शुरू कर देते हैं। अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद वक्त निकालकर पीएम मोदी आसियान समिट के लिए इंडोनेशिया पहुंचे और जकार्ता में आसियान के मंच से पूरी उदारता के साथ भारत के बड़े विजन को दुनिया के सामने रखा। लेकिन यहीं से जिनपिंग पर जबरदस्त कूटनीतिक पंच भी पड़ रहे हैं। तो अब सत्ता की वर्कशॉप में जिनपिंग का वैचारिक रिपेयर वर्क शुरू करते हैं। और जब हम रिपेयर वर्क शुरू करते हैं तो हम अपनी वर्कशॉप भी दिखा देते हैं, जिसमें ये पेचकस है, ये प्लास है, पाना चाबी है ये, और ये बड़ी वाली चाबी है। मुझे लगता है आज जिनपिंग के लिए इस बड़ी चाबी की ज़रूरत पड़ेगी। एक बार हम और उनकी वर्कशॉप में रिपेयर कर चुके हैं। फिर से बता दूं कि ये जो रिपेयरिंग है ये सिर्फ प्रतीक के तौर पर हम इस बड़ी चाबी को दिखा रहे हैं, लेकिन असल में ये वैचारिक मरम्मत है जो विचारों के ज़रिए ही होगी। चीन इस सब के बावजूद बार बार कहा जाता है सुधरने वाला नहीं है, लेकिन कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसलिए हम भी मरम्मत करते रहेंगे। सारे टूल्स हमारे पास मौजूद हैं। पेचकस है, प्लास है, ये चाबी है, और ये तो देखिए बड़ी वाली चाबी है। और इस सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण ये हथौड़ा है। मरम्मत एक ऐसे देश की हमें इसलिए करनी है क्योंकि ये धूर्त देश लगातार
देश के लिए, भारत के लिए, दुनिया के लिए साजिशें रचता रहता है। आसियान देशों के साथ शी जिनपिंग की जो हड़प नीति है, आज उसके पेच कसने के लिए पेचकस का भी हम प्रयोग करेंगे। यह भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जब पेच कसते हैं हम, तो विचारों का टाइट करना जरूरी है और इसके जरिए हम उनके विचारों को ही टाइट करते हैं। जिस तरीके से चीन पिछले कुछ सालों में अलग अलग देशों के साथ धोखेबाजी कर रहा है और जमीनों पर अवैध कब्जे की कोशिश कर रहा है, उसके बाद तो पेच कसना बहुत जरूरी है। इसके अलावा हमारे पास ये एक क्लास भी है, देखिए, जिसमें साउथ चाइना सी में चीन की व्यापारिक और कूटनीतिक गुंडागर्दी का हम इसका इलाज करेंगे। आंकड़ों के जरिए आपको बताएंगे कि साउथ चाइना सी में कैसे चीन का दबदबा अब लगातार कम हो रहा है। इसके अलावा हथौड़ा तो मैंने आपको दिखाई दिया था, हथौड़े से हम चीन के भारत विरोधी प्रोपेगेंडा पर चोट करेंगे। आज नोट करने वाली बात यह है कि आसियान के मंच पर भारत की धमक और ब्रांड भारत का प्रभाव ज्यादा है। पीएम मोदी ने भी आज जकार्ता से ग्लोबल संदेश दिया। इस संदेश का फोकस वसुधैव कुटुंबकम पर रहा था और यह सुनकर चीन की ईर्ष्या कई गुना बढ़ गई। वैसे भी आसियान देशों के संदर्भ में भारत का कद कूटनीतिक बॉस वाला है और चीन के कई जमीनी झगड़े आसियान देशों से चल रहे हैं। पीएम मोदी का इंडोनेशिया जाना, आसियान देशों के मंच से बने वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर का मंत्र देना सिर्फ एक घटनाक्रम नहीं है, बल्कि ये चीन को घेरने की ऐसी रणनीति है जिससे जिनपिंग की हर चालाकी, हर चाल की मरम्मत हो जाएगी। इंडोनेशिया के जकार्ता में 20वें आसियान समिट के दौरान पीएम मोदी की हर तस्वीर जिनपिंग की आंखों में चुभ रही होगी। सिर्फ 5 मिनट के संबोधन में पीएम मोदी ने कई बड़े मुद्दों को साथ लिया और बिना नाम लिए चीन की विस्तारवादी पॉलिसी पर चोट की और साउथ चाइना सी में चीनी गतिविधियों पर नाम लिए बिना प्रहार भी किया। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की यही भावना भारत की G20 अध्यक्षता की भी थीम है। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसीज, 21वीं सदी एशिया की सदी है, हम सबकी सदी है और मानव कल्याण के लिए सबका प्रयास, फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की प्रगति में और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने में हम सबके साझे हित है। दिलचस्प बात यह है कि जकार्ता में ही 26वें आसियान +3 समिट में शामिल होने के लिए चीन के प्रधानमंत्री ली क्यांग मौजूद थे। वहां उन्होंने कहा कि नए शीत युद्ध को रोकना बेहद जरूरी है, गुटबाजी की भावना को पीछे छोड़ना होगा। 管控分歧，当前很重要的是要反对选边站队，反对集团对抗，反对新冷战，要妥善处理国家之间的分歧和争端。 तो इशारों में आप समझ सकते हैं कि आसियान देशों के साथ भारत के संबंध बेहतर हो रहे हैं तो चीन को कैसे मिर्ची लग रही है और पीएम मोदी जैसे चीन को कूटनीतिक पंच मार रहे हैं, उससे उसकी स्थिति और भी ज्यादा खराब होती नजर आ रही है। चीन की चालबाजी की पूरी कहानी को समझने के लिए आज से करीब 35 साल पहले जाना होगा। साल 1988 में एशिया में आर्थिक तंगी आई थी, जिसका फायदा उठाते हुए चीन ने आसियान देशों को अपने जाल में फंसाया था। उस दौरान चीन की स्थिति बेहतर थी। चीन ने हर तरीके से इन देशों की मदद की, व्यापार बढ़ाया और अपना दबदबा भी बढ़ा लिया, जिससे इन देशों की चीन पर निर्भरता बढ़ गई। लेकिन पिछले कुछ सालों में चीन की हड़प पॉलिसी को आसियान के कई देश भांप चुके हैं। अब ये देश भारत पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि भारत ने पिछले साल ही आसियान देशों के साथ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यानी CSP साइन की थी। इस पार्टनरशिप के बाद देशों के बीच के संबंध किसी एक सेक्टर तक सीमित नहीं रहकर बहुआयामी हो जाते हैं। आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार और भारत आसियान का 7वां सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक 2022-23 में भारत और आसियान देशों के बीच 10 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था। आसियान देश और भारत के बीच लगभग 2000 से निवेश 12.5% बढ़ चुका है। भारत की ओर से विदेश में किए जाने वाले निवेश का 20% से भी अधिक हिस्सा आसियान के देशों में जाता है। इतना ही नहीं, एक रिपोर्ट के मुताबिक आसियान देशों में भारत की अप्रूवल रेटिंग पहले 5.1% थी, जो अब बढ़कर 11.3% हो गई। अब सवाल है, आखिर क्यों चीन से आसियान देशों का मोह भंग हो रहा है? इसकी वजह है जमीनी झगड़े। सिर्फ
आसियान देश ही नहीं, दुनिया के 20 देश चीन के साथ जमीनी विवाद में फंसे हुए हैं और चीन की दबंगई ने साउथ चाइना सी को विवादों का समंदर बना दिया है। यह लगभग 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है जिसके एक एक इंच पर चीन दावा करता है। इसमें तेल और गैस के बड़े भंडार हैं। यह व्यापार का अहम रास्ता भी है। आपको बता दें, साउथ चाइना सी से 283 लाख करोड़ रुपए का सालाना कारोबार होता है। यह दुनिया भर में समुद्र से होने वाले व्यापार का करीब 1/3 हिस्सा है। इस रूट से भारत का कारोबार 13.8 लाख करोड़ रुपए का है। भारत का 95% व्यापार समुद्र से होता है, जिसमें से 55% साउथ चाइना सी के रास्ते होता है। साउथ चाइना सी में आसियान देशों से विवाद की बातें करें तो स्प्रेटली द्वीप समूह को लेकर चीन का टकराव वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस और ब्रुनेई से है। इसके अलावा पारासेल द्वीप समूह को लेकर भी चीन और वियतनाम के बीच विवाद है। चीन की जमीनी भूख इतनी ज्यादा है कि वो 20 देशों की जमीन पर दावा कर रहा है और यही बात उसे सबकी नजर में धूर्त बना रही है। वैसे भी इस दबंग नीति के साथ कूटनीति नहीं चलती है। इसी में भारत के लिए मौका भी है। तो कमजोर आर्थिक स्थिति वाले देशों को कर्ज देकर अपने शिकंजे में ले लेना भी चीन की कुटिल नीति है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के मुताबिक चीन ने करीब 100 देशों को 1 लाख करोड़ डॉलर से भी ज्यादा का कर्ज दिया हुआ है। इतना कर्ज तो वर्ल्ड बैंक और IMF भी नहीं देते हैं। चीन ने जिन 5 देशों को सबसे ज्यादा कर्ज दिया है वो हैं पाकिस्तान, केन्या, इथियोपिया, अंगोला और श्रीलंका। हैरानी की बात यह है कि चीन ने कई देशों को उनकी GDP से 20% से ज्यादा का कर्ज दिया है और फिर जब कर्ज देने वाला देश कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं आया तो चीन ने उस देश की किसी कीमती और अनमोल संपत्ति या संसाधन पर कब्जा कर लिया। श्रीलंका इसका सबसे नजदीकी उदाहरण है। अफ्रीका में भी कई देशों के साथ चीन ऐसा कर चुका है। चीन की इन्हीं कारस्तानियों के कारण अक्सर उसे एक धूर्त देश की उपाधि दी जाती है, जबकि भारत हमेशा अपनी उदारता के लिए जाना जाता है। आज के दौर में भारत चाहे तो चीन को आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक तीनों मोर्चों पर गहरी चोट पहुंचा सकता है और अगर इसका श्रीगणेश हो भी चुका है। यही वजह है कि चीन की ईर्ष्या उसके बयानों में अब दिखाई दे रही है। सत्ता की इस वर्कशॉप में मरम्मत से 3 मैसेज निकलते हैं। मरम्मत आज हम लोगों ने की है, उसमें आप देख रहे थे इस हथौड़े से सबसे ज्यादा हमने चोट की है। नंबर 1, भारत की ग्लोबल सत्ता से चीन की ईर्ष्या हो रही है चीन को, और ये ईर्ष्या दुनिया देख भी रही है। चीन विरोधियों के लिए इसमें मौका है और भारत का कद और बढ़ने वाला है। नंबर 2, दक्षिण एशिया में चीन की गुंडागर्दी को अब जवाब मिलने लगा है। किसी को अपने ही इलाके में चुनौती मिलने लगे तो ये उसके लिए शुभ संकेत नहीं होते हैं। नंबर 3, G20 और आसियान का मंच इस बार जिनपिंग के लिए एक तरह का कूटनीतिक पंच था। दुनिया का फोकस भारत पर था और चीन हेडलाइन में आने के लिए प्रोपोगेंडा फैक्ट्री में दिन रात मजदूरी कर रहा था, ये हथौड़ा चला रहा था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। ओह, तो देखिए, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन अपने सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें अपने सुझाव व्हाट्सएप भी करें।